15 अगस्त 1947 यानी देश के बंटने की कहानी की श्रृंखला के इस तीसरे एपिसोड में मैं शिवचरण सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज मैं नोआखली नरसंहार की कहानी आपके साथ साझा करूंगा, लेकिन उसके पहले एक बात कहने को मैं विवश हूं। नोआखली के उस दर्दनाक जिहादी घटना जिसमें हिंदुओं का हजारों की संख्या में नरसंहार हुआ, उस कहानी के पूर्व जिस बात को कहने पर मैं विवश हूं वो इस पूरी श्रृंखला का मेन इंट्रो है। यानी 15 अगस्त को जो वास्तव में एक वायरस है, उस वायरस से संक्रमित होने के बाद जिस निर्लज्जता से हम उस तथाकथित आजादी का जश्न मनाते हैं और हम चुल्लू भर पानी में डूब मरने की भी नौबत नहीं रखते, और इस रोग से हम पिछले 77-78 वर्षों से इस कदर संक्रमित हो चुके हैं कि इसे हम एक रोग, एक बोझ, एक बीमारी ना मान करके, एक बहुमूल्य धरोहर मान करके आने वाली पीढ़ियों को उसी निर्लज्जता के साथ हम सौंपते चले जा रहे हैं जिस निर्लज्जता के साथ नेहरू और गांधी ने इस बोझ को हमारे कंधे पर जबरदस्ती डाल दिया था। 15 अगस्त देश की बंटने की कहानी है, देश में हिंदुओं के नरसंहार की कहानी का पर्याय हो। देश बट गया, अंग्रेज अट्ठास करते हुए चले गए। मुसलमान हमारे सीने पर आज भी मूंग दलने को हमारे आसपास इर्द गिर्द में शियार और भेड़िए की तरह घूम रहे हैं, और हम मदमस्त होकर के सेक्युलर भाषा में आज भी हिंदू मुसलमान दंगे की बात करते हैं। भूल जाते हैं कि एक शब्द है कुरान, भूल जाते हैं कि एक और गंदा शब्द है इस्लाम, भूल जाते हैं कि इन दोनों शब्दों के मेल से एक और भद्दा और गंदा शब्द बनता है जिहाद। यानी डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 जो कलकत्ता में हुआ था, वो हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं था, जिहाद था। और आज जिस कहानी की चर्चा मैं आपके साथ, या जिस कहानी को आपके साथ में साझा करने जा रहा हूं, वो भी कोई दंगा नहीं था, वो जिहाद था। और इस सच्चाई को पाठ्य पुस्तकों में कभी भी सामने नहीं आने दिया गया। इतिहास की बड़ी बड़ी पुस्तकों में बड़े बड़े इतिहासकार या तो वामपंथी थे या जो लिख पाए, उनकी पुस्तकों को पाठ्य पुस्तक का स्टेटस नहीं मिला, उन्हें लोग पढ़ नहीं पाए, उनको उस तरह से प्रिंटिंग और उनका पब्लिकेशन नहीं हो पाया। इसलिए जो बहुजन है वो सच्चाई से अनभिज्ञ ही रहा। अब सौभाग्य इसलिए है कि हम इन तथ्यों को बहुत पहले से जानते हुए होने के बाद भी आज हम इन बातों को इस रूप में प्रकट कर रहे हैं। इसके पीछे बहुत सारी वजह हैं। एक तो संचार माध्यमों का इस प्रकार से उपलब्ध होना जिस माध्यम से मैं आपके साथ मुखातिब हूं, और दूसरा परिवर्तन। और रोग जब बहुत लंबा हो जाता है ना, तो उस रोग के लक्षण से जो कायरता, जो कापुरुषता उपजती है, उसके परिणाम भी हमारे समाज में दिखने लगते हैं। उन्हीं परिणामों के परिणाम स्वरूप आज मैं आपके साथ इस कहानी को साझा कर रहा हूं। नोआखली हिंदू नरसंहार की उस दर्दनाक कहानी को मैं आपके साथ साझा करूं, उससे पहले उस कहानी से एक दर्दनाक एक वाक्य आपके साथ में पहले शेयर करूं, फिर आप समझ लेंगे कि उन दिनों वास्तव में पूरे भारत में हो क्या रहा था। नोआखली के एक युवक ने इस बात को उस समय के उन तमाम विद्वानों, नेताओं और लेखकों को ये बात बताई थी जिनके माध्यम से ये बात आज हमारे सामने आ रही है। उसने बताया कि उसकी चचेरी बहन बहुत ही सुंदर थी, उसका और बाकी अन्य लोगों का यानी कन्वर्सन हो चुका था, उन्हें मुसलमान बनाया जा चुका था। और अब इस बात की चर्चा थी कि उसकी बहुत ही सुंदर चचेरी बहन से शादी कौन करेगा, कोई मौलाना करेगा, कोई मुस्लिम लीग का नेता करेगा। तब उसने सोचा कि उसके मन में इस बात की आशा थी कि आज नहीं तो कल हम इनके चंगुल से निकल जाएंगे, तो क्यों ना अपनी बहन को इन भेड़ियों के चंगुल से बचा लिया जाए। तब उसने वहाँ के एक स्थानीय मौलाना से कहा कि अब तो मैं मुसलमान हो चुका हूँ, और मुसलमानों में चचेरी ममेरी फुफेरी बहन से शादी और निकाह करना जायज़ है, तो इतनी हाय तौबा क्यों मची है, मैं ही अपनी चचेरी बहन से शादी कर लेता हूँ। और इस प्रकार से वो 7 दिनों तक अपनी चचेरी बहन के साथ निकाह करने के बाद एक अभिनय करता रहा, और 7वें 8वें दिन जब सेना की गाड़ी और सेना के लोग उधर से गुजर रहे थे, क्योंकि तब तक दंगों में कुछ शिथिलता आ चुकी थी, तब वह उनके
संरक्षण में जाता है और इस प्रकार से स्वयं और अपनी चचेरी बहन को बचा लेता है। इस खतरनाक, अपने कह सकते हैं कि रूह को, अपनी आत्मा के चिथड़े करके, ऐसे ऐसे कॉम्प्रोमाइजेस करके लोग अपनी जान बचा रहे थे, अपनी इज्जत बचा रहे थे। इसको सुन करके रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए, दिल दहल जाना चाहिए। लेकिन सेक्युलर लैंग्वेज में हम तो 15 अगस्त का जश्न मनाएंगे, क्योंकि उस दिन नेहरू प्रधानमंत्री बना था, उस दिन ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था। आइए मित्रों, मैं आपको नरसंहार यानी नोआखली, जो डायरेक्ट एक्शन डे के बाद की दूसरी बड़ी घटना थी, उसकी कहानी आपके साथ साझा करता हूं। बात शुरू कहां से होती है? अब मैंने दूसरे एपिसोड में डायरेक्ट एक्शन डे की चर्चा की। डायरेक्ट एक्शन डे में जो मेन खलनायक था, उसका नाम था हुसैन सोहरावर्दी, चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल। उसने जब ये देखा कि कलकत्ता, जिसकी डेमोग्राफी, अब मैं पहले डेमोग्राफी बता दूं, कलकत्ता की डेमोग्राफी थी 73% हिंदू और 23 से 24% मुसलमान। फिर भी वे गुंडे थे, मवाली थे, जिहादी थे, इसलिए वो अचानक हावी हुए। लेकिन धन्यवाद उन लोगों का, शाबाशी उन लोगों का, जुगल चंद्र घोष और गोपाल पाठासरी के स्वाभिमानी हिंदू का, जिन्होंने पासा पलट दिया। तब सोहरावर्दी को लगा कि यदि हम अपने जिहाद के लिए कलकत्ता जैसी भूमि ढूंढेंगे तो हमें मुंह की खानी पड़ेगी। इसीलिए हमें किसी ऐसे जगह को चुनना होगा जहां हमारा डेमोग्राफी हमारे पक्ष में हो। तब उसने कलकत्ता से 400 किलोमीटर दूर नोआखली को चुना। नोआखली के विषय में एक बात बहुत ही प्रसिद्ध थी कि वहां पर मुसलमानों की जनसंख्या तो कम थी, लेकिन उनके अंदर कट्टरता बहुत अधिक थी, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग हाजी थे, मौलवी थे, मौलाना थे। इस नाते नोआखली में जो डेमोग्राफी तो मुसलमानों के पक्ष में थी ही थी, वहां पर जो मुसलमानों की आबादी में, जो मैं बता रहा था, हाजी मौलानाओं की संख्या बहुत अधिक थी। वहां 80% मुसलमान थे, 20% हिंदू थे। इस वीडियो के उत्तरार्ध में मैं आपको बताऊंगा कि राहुल गांधी ये जो संपत्ति के बंटवारे का कॉन्सेप्ट लाता है, वो गांधी नामक बीमारी से सीखता है। वो भी उसके उत्तरार्ध में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वहां पर 80% मुसलमान और 20% हिंदू, लेकिन प्रॉपर्टीज में 20% हिंदुओं के पास 80% संपत्ति और 80% मुसलमानों के पास सिर्फ 20% प्रॉपर्टी थी। गांधी का रिएक्शन कितना तीखा था, जब इस कड़ी में गांधी का एपिसोड आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। तो इस कहानी का ये जो मैंने इंट्रो भाग में उस भाई बहन की कहानी बताई, इसकी शुरुआत कैसे होती है? सोहरावर्दी ने नोआखली को चुना और नोआखली को चुनने के साथ एक तारीख भी मुकर्रर की। तारीख थी 10 अक्टूबर 1946। 10 अक्टूबर उस समय बंगाल में आज भी लौकी पूजा होता है। लक्ष्मी जी की पूजा होती है, धन की देवी लक्ष्मी जी की पूजा होती है। वहां पर उन्हें लौकी पूजा कहते हैं। 10 तारीख लौकी पूजा के दिन वहां पर एक व्यक्ति हुआ करता था, गुलाम सरवर, पूरा नाम मैं उसका भूल रहा हूं, लेकिन गुलाम सरवर करके एक मुसलमान नेता मुस्लिम लीग का हुआ करता था। उसने 10 अक्टूबर 1946 को नोआखली के फेमस मस्जिद के पास 20,000 मुसलमानों को इकट्ठा किया और फिर हुसैन सोहरावर्दी वाली जो जिहादी स्पीच थी उसको रेप्लिकेट किया, थोड़े लोकल टच को देते हुए उसने उन्हें फिर से याद दिलाई कि तुम मुसलमान हो, यहां पर 80% हो, और मोहम्मद के जिहाद को, मोहम्मद के कुरान को और अपने इस्लामिक यानी अपने मुसलमान होने को मत भूलो। जिहाद ही तुम्हारा पहला, और जिहाद के साथ उसने थोड़ा सा कम्युनिज्म का टच भी डाल दिया कि तुम यहाँ पर 80% हो और यहाँ पर हिंदू जो है 20% है, लेकिन उनके पास प्रॉपर्टी 80% और तुम्हारे पास सिर्फ 20%। इस नाइंसाफी को भी मोहम्मद के जिहाद को याद करते हुए दूर करना होगा। और उसके बाद वहाँ से 20,000 मुसलमानों की भीड़ अलग अलग दिशाओं में चलती है और सबसे पहले वे पहुंच जाते हैं वहां पर एक लैंडलॉर्ड, एक मॉब पहुंचती है वहां के एक जमींदार के घर पे, जिनका नाम था सुरेंद्रनाथ बोस। उनके घर पे उनका एक बहुत ही खतरनाक मोडस ऑपरेंडाई था, घर को आग लगा दो, तमाम व्यवस्था करके घर को आग लगा दी गई। घर के सारे लोग
छत पे चढ़ जाते हैं और जब आग की लपटें ऊपर उठने लगती है तो सुरेंद्रनाथ बोस जो है उन्हें लगता है कि वे छत से कूद करके अपनी जान भी बचा लेंगे और इन लोगों को शायद समझा पाएंगे। लेकिन जब वो उस भीड़ के सामने कूद पड़ते हैं तब उनके शरीर के टुकड़े कर दिए जाते हैं। उनके सिर को वे उठा करके गुलाम सरवर के पास ले जाते हैं और बाकी लोग तो घर को पूरी तरह जला ही देते हैं। यहाँ से भीड़ आगे बढ़ती है और फिर एक बहुत ही उस समय के नामी गिरामी वकील हुआ करते थे, उनका नाम था राजेंद्र लाहिरी। उनके उनके घर को भी घेरने का वही तरीका अपनाते हैं, घर को चारों तरफ से आग लगा देते हैं। जब घर के सारे लोग छत पे चढ़ जाते हैं तो घर का एक हिस्सा टूट जाता है, उसमें कुछ लोग नीचे आग में गिर जाते हैं, बाहर निकलते तो ये मार देंगे, अंदर आग में जल के मर जाते हैं। उसके बाद जब लोगों ने देखा कि आग की लपटें ऊंची उठ रही है लेकिन छत तक नहीं पहुंच रही हैं, तब वहीं पास से लोगों ने नारियल का एक पेड़ काटा और उसे एक सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल करते हुए वो उस चढ़ जाते हैं और फिर सब लोगों को एक एक करके काट डालते हैं। इस प्रकार से ये जितने नामी गिरामी लोग थे उनके घरों को घेरते हैं, मारते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये सिलसिला चलता रहता है, चलता रहता है। 10 अक्टूबर को ये सिलसिला शुरू हुआ था मित्रों और ये बदस्तूर जारी रहता है। इसके बाद ये लोग अलग अलग जगहों पर पहुंच करके हिंदुओं को जो प्रोटेस्ट करता है, थोड़ा सा भी प्रोटेस्ट करता है या नहीं भी करता है, तो 100 लोगों को धमकाने के लिए कम से कम 5-10 लोगों को मार देते हैं, बाकी लोगों को कन्वर्ट कर देते हैं, उनका मुस्लिम नाम दिया जाता है, उनको एंश्योर किया जाता है कि वो गौवंश की हत्या करें और निषिद्ध मांस को खाएं और वो नमाज अदा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं इसकी निगरानी रखी जाती थी। और इस प्रकार से मास लेवल पर कन्वर्शन जारी होने लगा, मतलब चलने लगा बदस्तूर। ये सारी घटनाएं घट रही थी 10 अक्टूबर 1946 से लेकर के ये आगे की ओर बढ़ती रही, बढ़ती रही, बढ़ती रही। लेकिन इन घटनाओं के बारे में कोई सुध लेने वाला पूरे देश में नहीं था, क्योंकि मुस्लिम लीग की सरकार थी वहाँ पर। अंग्रेज तो इन सब चीज़ों के मजे ले रहे थे और नेहरू गांधी को तो आने वाले समय में ट्रांसफर ऑफ पावर के बाद जो गद्दी मिलनी थी उस गद्दी के सपने में हुए, जिसे कहते हैं ना कि वो घमंड से चूर थे। लेकिन बात तो फैलनी थी। हिंदू संगठनों ने पूरे देश में इसको लेकर के जागरूकता का परिचय दिया था, अलग अलग तरह से लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। जब बात फैली तो दूर तक गई और विशेष करके जो महिलाओं के प्रति जो क्रूरता की जा रही थी, क्योंकि जिस किसी भी, ये आपको बता दूं कि कुरान का एक पूरा का पूरा चैप्टर है अल अनफाल। इसका मतलब होता है माले गनीमत, यानी जिहाद करने के क्रम में जो कुछ भी हाथ लगे उसे माले गनीमत कह करके वो जो गुंडा मोहम्मद जो पैगंबर के नाम से जो इतिहास में प्रसिद्ध हुआ है, उस गुंडे मोहम्मद ने कहा था कि जो माले गनीमत हाथ लगे उसे तुम तरीके से बांटो। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण माले गनीमत हुआ करती थी वे उस समय की भाषा में उसे वो महिलाएं तो कहता ही था, औरतें होती थी और बच्चे होते थे। बच्चे औरतों को गुलाम और कन्वर्सन तो खैर मास लेवल पे करना ही करना था, लेकिन चूंकि अपनी सुविधा या अपने भोग के लिए भी लोगों को लेना है तो महिलाओं को गुलाम स्त्री बना करके रख लेना। तो वो जो क्रूरता की कहानी थी, एक एक स्त्री को नोचने के लिए वहाँ पर सैकड़ों लोग एक तरह से कह लें कि गिद्ध की तरफ लुट पड़ते थे। ये सारी कहानियाँ धीरे धीरे वहाँ से बाहर निकलने लगी। तो बाकी लोगों ने जो भी प्रतिक्रिया दी हो, जब महिलाओं के बलात्कार की कहानियाँ जब बहुत बड़े स्तर पर पूरे देश में पहुँचने लगी तो सबसे पहले जो सबसे मोहम्मद से भी बड़ा जो गुंडा था उस समय हमारे देश में, जिसका नाम था गांधी, जब करमचंद गांधी के पास एक खबर मिली तो आपको पता है गांधी क्या करता था? गांधी प्रेयर मीटिंग करता था। प्रेयर मीटिंग में 17 अक्टूबर 1946 को वो कहता है, वो ये नहीं कहता है कि दंगे रोक दो, बलात्कार रोक दो, पुलिस जाकर के गुंडे मवालियों को पकड़ ले, देखते ही गोली मार दे या उन्हें पकड़ करके अरेस्ट कर दे। नहीं, वो कहता है कि महिलाओं को मरने की कला आनी चाहिए। विमेन मस्ट नो हाउ टू डाई और हाउ टू कमिट सुसाइड। जीभ को दांत के तले कस के दबा दो, जब बलात्कार हो रहा हो तो मर जाओ। इसके बाद गांधी के इस बकवास की
जबरदस्त निंदा होने लगी पूरे देश में और इंस्टेंट प्रोटेस्टेशन शुरू हो गया। फिर 18 तारीख को अपनी प्रेयर मीटिंग में वो फिर इन सब बातों को अलग अलग तरीके से कहना शुरू करता है। और इस बार वो कहता है कि उसने कुछ डॉक्टरों से बात की। आपको मालूम होना चाहिए कि बंगाल का एक मुख्यमंत्री हुआ बाद में, जिसका नाम था डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय। सुशीला नैयर, जिसके साथ गांधी के नाजायज संबंध थे, गलत अवैध संबंध थे, और जो प्यारेलाल उसका सेक्रेटरी हुआ करता था गांधी का, उसकी वो वाइफ थी। वो भी डॉक्टर थी पेशे से, और उसका वो गांधी की एक तरह से पर्सनल डॉक्टर थी। लेकिन ये भी आप जान के बड़ा हतप्रत होंगे कि उसी के साथ वो नहाता था नग्न होकर के, आंखें बंद करके, वो अलग अलग यौन क्रीड़ाएं कर। अब वो कहने लायक बात नहीं। तो उसने कहा कि मैंने इन दोनों से पूछा है कि क्या भाई इस आत्महत्या करने की क्या तरकीबें हो सकती हैं वगैरह वगैरह। लेकिन अंत में इन लोगों ने सजेस्ट किया कि जहर खा करके मरना ही सबसे बेहतर तरीका होता है आत्महत्या करने का। तो मैं स्त्रियों को कहूँगा वहाँ की जहर खा करके आत्महत्या कर लें। गांधी भूल जाता है हमारे देश में जब माताएं बहनें जौहर करती थी ना, तो जौहर कोई सिर्फ डर के मारे नहीं करती थी। जब घर के सारे पुरुष सैनिक रूप में अपने जान, अपने प्राण को अपनी हाथों और अपने तलवार की नोक पर लेकर जब निकल जाते थे, और इस संदेश के साथ जाते थे कि जब कोई संदेशवाहक इस सूचना को तुम्हें दे कि अब हम में से कोई भी जीवित लौटने वाला नहीं है, या एक आध लौटेंगे तो वो तुम्हारी रक्षा करने में असमर्थ होंगे, तब तक तुम जौहर की तैयारी करके रखना। तो इस संदेश के साथ जाते थे। वो आत्महत्या नहीं था, वो जौहर था, वो जय हरि था। लोग अपने इष्ट का स्मरण करके अग्नि में अपने आप को स्वाहा कर देते थे। क्यों? क्योंकि जिस नरपिशाच ने इस्लाम नामक बीमारी को शुरू की थी, पैगंबर मोहम्मद ने, उसने इतने गंदे गंदे रास्ते खोल रखे थे ईमान वालों के लिए, ईमानदारों के लिए, कि मरी हुई स्त्री के शरीर को भी वे भोग की वस्तु समझते थे। इस प्रकार के मलेच्छों से पाला पड़ने के बाद इस जौहर की प्रक्रिया को अपनाई गई थी। ये कोई सती की प्रक्रिया नहीं थी। सती एक बहुत ही दूसरी प्रक्रिया थी, जिसके बारे में भी बहुत जबरदस्त तरीके से, विषयांतर ना हो इसलिए मैं शॉर्ट में बता दूं। ये जो अंग्रेजों का चमचा था राजा राम मोहन राय, और इस कदर जो तथाकथित समाज सुधारक थे, इन लोगों ने इस तरह की समस्याओं को प्रोजेक्ट करके, पॉपअप करके लोगों के सामने, दुनिया के सामने रखा। वास्तविकता पूरी तरह से अलग थी। तो जौहर की बात अलग थी। गांधी भूले से भी जौहर की बात नहीं करता, वो आत्महत्या की बात करता है। जय। तो 18 तारीख को इसके बाद तो फिर गांधी की जैसे बाट लग गई। अब जो हिंदू संगठन थे वो एक एक करके वहां पर आकर के इसको भद्दी भद्दी बातें कहने लगे पूरी तरह से। 24 अक्टूबर को इसके प्रेयर मीटिंग के आसपास में लोगों ने तमाम तरह से मतलब कहेंगे विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। 24 के बाद जब गांधी को लगा कि अरे यार, ये तो पूरा इमेज पे ही बाट लग जाने वाला है, तो क्या करें। 27 को इसने कहा कि ठीक ऐसा है कि अब मैं जाता हूं नोआखली। और नोआखली पहुंचता है 6 नवंबर 1946 को। और इसके बाद वो लगभग वहां पर 4, 4.5 या 5 या 6 महीने, 4, 4.5 महीने तो रहता ही है वहां पे। उस पूरे दौरान वो जो कुछ भी करता है वो सारा कुछ डॉक्यूमेंटेड है। लेकिन चूंकि मैं नोआखली में हिंदुओं के नरसंहार और वहाँ पर जो हिंदू माताएं बहनें थी उनके साथ जो बलात्कार के रूप में जो नृशंस घटनाओं को अंजाम दिया था जिहादियों ने, मोहम्मद जो पैगंबर के नाम से, नबी के नाम से जाना जाता है, लुच्चा गुंडा, उसके जो फॉलोअर्स थे, उसने जो नंगा नाच किया था, उस नाच की कहानी के बाद जब गांधी 6 नवंबर को पहुंचता है तो उस एक नई तरह का नाच शुरू करता है। वहां से फिर आप कनेक्ट कर पाएंगे कि वो कैसे राहुल गांधी को इंस्पायर करता है। जब वो 6 नवंबर को पहुंचता है तो मैं आपको बता दूं कि वहां पर बहुत सारे कांग्रेस वर्कर तब तक पहुंच चुके थे। कुछ जो ऐसा थोड़ी था कि कांग्रेस पूरी तरह से जहरीला संगठन था, उसमें बहुत सारे हिंदूवादी लोग थे। उसी में से एक थी सुचेता कृपलानी।
हिंदूवादी थी या ना थी, लेकिन महिलाओं के बलात्कार और उनके साथ हो रहे अत्याचार की कहानी सुन करके वहां जाकर के वो एक तरह से कहें रिलीफ कैंप चला रही थी। अब गांधी जब वहां पहुंचता है तो देखिए, अब गांधी जो है ना, उसके पहले तो आत्महत्या की तरकीबें बता रहा था, वहां जाकर के वो बन जाता है मार्क्सवादी। कैसा मार्क्सवादी? अब वहां पहले तो सुशीला समाजवादी बन जाता है और उससे पूछता है तुम क्या कर रही हो वहाँ, कैसे कर रही हो, सारी बातें जानने के बाद कि भाई यहाँ पर जो अलग अलग तरह से अत्याचार और शोषण की शिकार होकर महिलाएं आती हैं, बच्चे आते हैं, उनके लिए हम रिलीफ कैंप चला रहे हैं, उनको हम आश्रय देते हैं, उन्हें खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। अब इस बेहुद्दे गांधी ने क्या किया, उसको कहा कि तुम इन्हें मुफ्त में कोई सामान क्यों देती हो, इनसे कोई भी चीज़ देने के साथ इनके छोटे बड़े कोई कुछ तो काम करवाओ, और यहाँ पे सबको रिलीफ कैंप में रखने की क्या ज़रूरत है, इन्हें अपने घरों में रहने दो। इसके बाद इस बेहुद्दे का जस्टिफिकेशन देखिए। अगर मैं रिफ्रेश कर सकूं गांधी का टाइटल, तो वो था मोहम्मद गांधी, क्योंकि वो मोहम्मद ही था। तो मोहम्मद गांधी ने एक लड़के को वहाँ बाकी लोगों से बात कर रहा था, तो उसमें एक लड़के की बात, एक लड़के से बातचीत को काफ़ी चर्चा में रही। वो बात ये थी, उसने पूछा कि यहाँ माजरा क्या है भाई। तो उसने यहाँ के डेमोग्राफी को डील किया कि यहाँ पर 80% मुसलमान हैं, 20% हिंदू हैं, 20% हिंदुओं के पास 80% प्रॉपर्टीज है, और 80% मुसलमानों के पास सिर्फ 20%। तब गांधी ने, अच्छा अब समझ में आया कि हाँ माजरा क्या है। अबे वो गांधी, अबे वो मोहम्मद गांधी, तुम्हारे ही जैसे एक गुंडे ने 632 में जो मर गया था, उसने एक कल्ट चलाया था, एक क्रिमिनल कल्ट सीसी, जिसका नाम था इस्लाम, जिसमें उसने जिहाद नामक शब्द के माध्यम से जहर की नदी दौड़ाई थी। वो आज तक दौड़ रही है भारत में कम से कम। ये उसका नतीजा था। ये कोई मार्क्सवाद, लेनिनवाद और माओवाद का झमेला नहीं था कि भाई तुम्हारे पास 80%। अब आप समझ रहे हैं कि राहुल गांधी ने जब अभी के चुनाव में ये बात की थी कि हम जिसके पास अधिक धन है उससे लेकर के हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ये गांधी से ही ली गई बात थी। तो गांधी ने इस प्रकार से जस्टिफिकेशन दिया, और मैं इस वार्ता के अंत में एक बहुत ही खतरनाक, क्योंकि हम आगे ये पूरा मामला जा रहा है पार्टीशन की ओर, ये पूरा मामला जा रहा है 15 अगस्त की कहानी के इर्द गिर्द। तो ये नोआखली में काफी लंबे समय तक, 6 नवंबर को गया तो ये 4 साढ़े 4 महीना से ऊपर वहां रहा, और उसके बाद इसने ये इसलिए वहां नहीं गया था कि हिंदुओं के नरसंहार को रोक सके, क्योंकि जब पूरे देश में जब ये जानकारी फैल गई थी कि अब हिंदू के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, तो देश भर में जो उबाल था, उस उबाल के परिणाम स्वरूप पुलिस और सेना तो एक्शन में आई तो आई ही, उसके बाद हिंदुओं ने भी वहां बदला लेने की बात सोची थी। तो बेसिकली गांधी के जाने का पर्पस था, कहीं हिंदू कलकत्ता की तरफ फिर से मुसलमानों से बदला लेना ना शुरू कर दें, उस प्रतिशोध को रोकने के लिए गांधी वहां पहुंचा था। सबसे पहली बात, आपको एक और बहुत भयानक बात बता दूं कि जब वो गांधी वहां नोआखली के अलग अलग जगहों पर रह रहा था, उसी क्रम में 26 दिसंबर 1946 को नेहरू और राम मनोहर लोहिया नामक दो व्यक्ति भी गांधी के पास पहुंचते हैं। एक शाम को राम मनोहर लोहिया और नेहरू जब नोआखली के उस झाड़ झंखाड़ दलदल वाले इलाके में टहल रहे थे ना, तो नेहरू ने उस दलदली और झाड़ झंखाड़ से भरे नोआखली के क्षेत्र को देख करके एक बहुत ही भयानक टिप्पणी की थी। ठीक है, जिन्ना पाकिस्तान की मांग कर रहा था, अंग्रेज देश का बंटवारा चाह रहे थे। इसके पहले कैबिनेट मिशन हो, क्रिप्स मिशन हो, फलाना हो, ढिमकाना हो, इन सबों में जिन्ना की उस आवाज को दबाने का प्रयास किया गया था, जिसमें सीधे सीधे पाकिस्तान की मांग थी, क्योंकि उन्हें डर था कि भारतीय लोग इसका विरोध करेंगे। लेकिन जब गांधी नेहरू ही इनके बस में आ गए थे, तो पाकिस्तान की मांग धीरे धीरे करके जिन्ना तो रोज ही तेज कर रहा था, लेकिन नेहरू इसको उससे भी अधिक तीव्र कर रहा था। बाद में इसने आज़ाद जो तथाकथित आज़ादी है उसके बाद कई पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि अगर गांधी कहते कि हम देश का बंटवारा नहीं चाहते हैं तो हम देश का बंटवारा नहीं होने देते। ये बहुत बड़ी झूठ बात थी। लेकिन उस दिन वो कहता है राम मनोहर लोहिया से टहलते हुए, अगर अगर मैं इस देश का प्रधानमंत्री बनता हूं तो इस क्षेत्र को विशेष करके
मैं भारत में नहीं रखूंगा, इसे मैं पाकिस्तान में रखना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत ही गंदी जगह है। बेहुद्दा गांधी, उससे भी बड़ा बेहुद्दा नेहरू, और देखिए किस तरह की बातें कर रहा है। अभी देश बंटने की जो मांग है वो तीव्र हो रही है, अंग्रेज भी चाह रहे हैं, तुम साले पहले से क्यों कूद पड़े हो। यही था नेहरू। ये मैंने ग्लिम्स दिया है कि ये क्या घटनाएं चल रही थी और हम आज क्या कर रहे हैं। आज हम आजादी, तथाकथित बीमारी रूपी आजादी का जश्न मना रहे हैं। आज के इस एपिसोड में मित्रों इतना ही, क्योंकि नोआखली के हिंदू नरसंहार की कहानी के बाद अब मैं सीधे 1947 में उस समय पहुंचूंगा जब माउंटबेटन भारत आता है अपने माउंटबेटन प्लान, जिसे वो गांधी प्लान कहता है। क्यों कहता है गांधी प्लान और क्यों वो माउंटबेटन प्लान हमारे देश के लिए डिवास्टेटिंग हो गया, इसकी चर्चा अगले वीडियो में। धन्यवाद मित्रों।